हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो फिर से लेकर आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के 8 अगस्त के सारे शिफ्ट के मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोग के लिए इस बार। और कल मैं लेकर आई थी फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के लेकर आई थी। जिसने नहीं देखे जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज मैं लाई हूँ सारे शिफ्ट के पेपर लाई हूँ 8 अगस्त के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए। अगर आप अपना रिवीजन करना चाहते हो एग्जाम देने से पहले, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है ये वीडियोस। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। ये था कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम ने राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांतों में कौन सा भाग जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 43A को जोड़ा है। ठीक है, 2011 के 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशन सिद्धांतों भाग 4 में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। यह अनुच्छेद राज्य को सरकारी सहकारी समितियों के सार्वजनिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने हर एक पॉइंट मैंने जोड़ रखा है। फिर सूचना का अधिकार, जिसको आरटीआई बोलते हैं, अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में। सूचना का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिया गया और अधिकार है, और यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। फिर राज्य के राजस्व संचालन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? चीफ मिनिस्टर। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहकर किसने वर्णित किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस को माइक्रोसॉफ्ट माइनॉरिटी कह के किसने बोला था? लॉर्ड डफरिन ने। ठीक। फिर दीवान ने बंदगान का पद किसने शुरू किया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और ये जो पद था ये दासों को विभाग था, तो ये दासों का ही विभाग था। फिरोज शाह तुगलक के पास इतने सारे, ठीक है, से ज्यादा दास थे। अर्ज बंदगान दासों की भर्ती और निरीक्षण करने वाला एक अधिकारी था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मौत के बाद मौर्य समाज की गद्दी पे निम्नलिखित में से कौन बैठा? बिंदुसार बैठा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे और मौर्य समाज के दूसरे शासक थे। फिर कांग्रेस में डैश में उदारवादी उग्रवादी में विभाजित हो गई। जो कांग्रेस थी वो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में कब विभाजित हो गई? 1907 में। यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है, यहाँ पे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में यह मुख्यतः गर्मपंथियों और नरमपंथियों के दो समूह में विभाजित हो गई थी, जिसको उदारवादी उग्रवादी भी बोलते हैं। उदारवादी वो लोग थे जो सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल, आंदोलन और बहिष्कार में विश्वास करते थे। यह अधिवेशन 1907 में सूरत में ताप्ती नदी के तट पर आयोजित किया गया था। ठीक। फिर भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ मैं आप लोग के लिए। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन बताया गया कि कुछ कोलकाता 1896 से रिलेटेड है, तो मैं सारे पॉइंट लेकर आ गई आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बताया है, तो ये क्वेश्चन मैंने डाला है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? कोलकाता 1896 में गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह एम सियानी थे। यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1874 में लिखा गया था। यह गीत 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। ठीक, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन यहाँ ये पूछा गया तो आपसे इसमें से पूछा जा सकता है। फिर पल्लव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है उर। ठीक, फिर है क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट में से एक दर्रा है? भोर घाट दर्रा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद में। फिर क्वेश्चन एक कंप्यूटर का था, आप देख सकते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ ही रहे हैं। ठीक है, ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, फिर है फराजी आंदोलन किसके लिए एक आंदोलन है? ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। फरियाजी आंदोलन शुरुआत की 19वीं सदी में बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा 1818 में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य इस्लामी धार्मिक प्रथाओं में सुधार लाना था और इस्लाम के मूल सिद्धांतों की ओर लौटाना था। ठीक है,
फिर है इसरो के संदर्भ में NGLV का पूर्ण रूप क्या है? जैसे कि मैं आपसे बोलती एब्रीविएशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक, फिर क्वेश्चन था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो गुलफाम अहमद मेंस पैरा पावर लिफ्टिंग जो 59 केजी कैटेगरी में जीते, जसमीत प्रीत जो थी वो 45 केजी कैटेगरी में जीते। ठीक, फिर है क्वेश्चन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पॉप फ्रांसिस के राज्य अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए 25-26 अप्रैल 2025 को किस देश की यात्रा पे गई? वेटिकन सिटी। ठीक, फिर एक किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। फिर एक किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। फिर भारत के किस शासक ने लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था? निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम अली खान सहायक संगठन में शामिल होने वाले पहला राज्य था। निजाम 1798 में इस गठबंधन में शामिल हुए। सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेलिसली ने 1798 में की थी। ठीक, फिर वह विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या था? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, प्रारंभिक चेतावनी के अंतर को एक साथ काटना। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता है? ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें ऑप्शन में टाउन प्लानिंग था। ठीक, फिर मैं यहाँ पर बताती हूँ थोड़ा हड़प्पा के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा नगरों की सबसे विशिष्ट विशेषता नगर नियोजन, सावधानी पूर्वक नियोजन, जल निकासी व्यवस्था है। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। हड़प्पा पूर्वी पंजाब प्रांत में स्थित एक स्थल है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित था। हड़प्पा की खोज पुरातत्व दया राम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगल, बनवाली आदि हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये LPG कनेक्शन से संबंधित है। ठीक, और ये योजना 1 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपनी तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित करते हैं और सरकार का लक्ष्य देश के BPL परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करना है। मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए ला रही हूँ ताकि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो सके, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। रिहंद घाटी योजना जो परियोजना है डैश में है, वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह रिहंद नदी पे बना है जो सोन नदी की सहायक नदी है। इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो संग्रहित जल की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो यहाँ सारी लिस्ट लेकर आई हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने डैम्स हैं, मेजर डैम्स कहाँ पर हैं, कौन सी नदी पे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ अगर आपसे इस डैम के बारे में पूछा गया है तो बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर है विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन किसने शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपसे इस शिफ्ट में पूछा गया था। बाकी ये पूछ सकते हैं कब शुरू हुआ? 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ, जिसने विधवा विवाह को वैध बना दिया था। यह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया था। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। यहाँ इसका मसूदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़ने वाले प्रमुख व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रोफेसर DK कर्वे और वीर संगलिगम पंतुलु थे। वीर सांगिलंग पंतुलु ने 1891 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और विधवाओं को सहायता प्रदान करना था। ठीक, फिर है विंडोज में डिलीट करने के बाद फाइलें कहाँ जाती हैं? तो रिसाइकिल बिन में जाती हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपसे बता रही हूँ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं हर एक वीडियो में कंप्यूटर के क्वेश्चन ला रही हूँ। ठीक है, फिर है लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नाग पहाड़ से निकलती है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर घाटी के पास अरावली पर्वतमाला में नाग पहाड़ से निकलती है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग से होकर गुजरती है। यह गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त होती है। सुखरी, मिठरी नदी, बांडी, खारी, जवाई, गुहिया और सांगी लूनी नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। जूजली लूनी नदी की दाएं और की सहायक नदी है। कुछ भी पूछा जा सकता है, कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ एक एक पॉइंट। फिर बनारस विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1781 में हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बनारस के राजा चैत सिंह के नेतृत्व में किया गया विद्रोह था। ठीक, फिर है 2024 का पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? फ्रांस के पेरिस में
17th एडिशन था, विनर चाइना रहा था। एक एक पॉइंट, ठीक। फिर लेगून कैसे बनते हैं? लेगून का निर्माण तब होता है जब पानी का एक उथला हिस्सा किसी बड़े पानी के हिस्से, आमतौर पर महासागर से रेत की पट्टी, अवरोधा द्वीप या प्रवाल भित्ति से जैसे प्राकृतिक अवरोध द्वारा अलग हो जाता है, तब लेगून बनते हैं। फिर 39th राष्ट्रीय खेल 2027 में कहाँ आयोजित होने वाले हैं? मेघालय में, ठीक है, 2027 में होने वाले हैं, तो अपकमिंग पूछ रखा है। वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। फिर कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का, ठीक। फिर लुईस अवधारणा के अनुसार एक अम्ल है, एक अम्ल जो है वो एक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनिक युग्म को स्वीकार करता है, ठीक। फिर है क्वेश्चन, ब्रसेस के ब्रिसल्स बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? नायलॉन 66 का। देखिए क्वेश्चन कितने इंटरेस्टिंग पूछ रखे हैं। फिर तमिल सिनेमा को क्या कहा जाता है? कॉलीवुड, ठीक है, जैसे कि हमारे हिंदी सिनेमा को बॉलीवुड कहा जाता है, इंग्लिश सिनेमा को हॉलीवुड कहा जाता है, तमिल सिनेमा को कॉलीवुड कहा जाता है। फिर है आदित्य L1 किसका अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान मिशन है? ठीक है, वो सन का अध्ययन करने के लिए। तो आदित्य L1 इसरो का एक अंतरिक्ष यान मिशन है जो सूर्य के अध्ययन के लिए समर्पित है, ठीक है। और किसका है ये भी पूछ सकते हैं, किसका है ये मिशन? इसरो का है। और किसको अध्ययन कर रहा है? सन को, सूरज को। इसे 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था और यह सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थित है, ठीक। फिर है नागरिकता संशोधन अधिनियम उन बिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों पे लागू होता है जो डैश या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जो 15 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में विधेयकों की स्वीकृति के बारे में बताता है? द एसेंट टू बिल्स इन द पार्लियामेंट, आर्टिकल 111 बताता है, ठीक है, आर्टिकल 111 बताता है। लेकिन ऐसे किस राज्य में 1951 से 2019 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो राज्य का नाम पूछ रखा है, मणिपुर में लगा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता होगा कि कौन से अनुच्छेद में आता है, या फिर 2025 में मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्वेश्चन ये भी होता है कि 2025 में कहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है। इसीलिए मैं सारा एक्सप्लेनेशन में एक एक पॉइंट कवर करती हूँ। तो इसका देखते हैं, मणिपुर राज्य में 1951 से 2019 तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होने की संख्या 10 है, ठीक। और 2025 में मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फिर अगर हम देखें, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें अधिक किसी भी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सका, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल आपके रिवीजन के लिए। फिर क्वेश्चन था कि भारत के संविधान 61वें का संशोधन क्या है? 61वें में उसमें है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष तक कर दी गई, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन सभा जो हुई थी 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र वर्तमान में जिसको पटना बोलते हैं, वहां हुई थी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन था 43A, 43वें ए जो आर्टिकल है किससे रिलेटेड है? वह उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठान या अन्य संगठन के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सी जल पट्टी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता था। यहाँ पर मैंने ये इंक्लूड कर रखा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच की कौन सी स्ट्रिप है, उसका नाम, ठीक है। तो उसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपी राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जलडमरू मध्य है, ठीक। फिर क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी पेनिनसुला प्लेट्यू की विशेषता नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ये था। तो इसीलिए मैंने
क्वेश्चन में सारी विशेषताएं बता दी आपको। पहले मैं बताती हूँ पेनिनसुला प्लेट्यू है क्या। प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सबसे प्राचीन भू आकृतियों में से एक है। प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार है और इसकी उच्चवत अत्यंत असमान है। इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने के कारण हुआ था और इस प्रकार से यह सबसे प्राचीन भूभाग का एक भाग बन गया। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। यह कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों में समृद्ध है। इसके उत्तर और पश्चिमी में अरावली पर्वत मालाएं हैं। इसमें विंध्य और सतपुड़ा नामक दो महत्वपूर्ण पर्वत मालाएं हैं। नर्मदा और तापी नदियां इस पठार की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से है। महानदी और कृष्णा नदी इस प्रकार की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट या श्रायदी जिसको बोलते हैं वो है। अब आपके उसमें अगर ये क्वेश्चन आएगा, इनमें से पूछ लिया जाए कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप सारी विशेषता देख लीजिए, जो नहीं होगी उस पर टिक कर लेना। फिर क्वेश्चन था महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण में किया था। महात्मा गांधी से प्रेरित पहला सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है चंपारण कहाँ पर हुआ था, किस जिले में हुआ था या फिर किस स्टेट में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन में किया गया था। फिर क्वेश्चन था आपका विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया गया है? चेनाब नदी पे बनाया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज के आर्च का निर्माण पूरा होने वाला भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि थी। 5.6 मीटर ऊंचा यह स्टील आर्क 111 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कटरा से जम्मू कश्मीर के बनिहाल तक चलता है। पूछ सकते हैं कहां से कहां तक चलता है। अभी तो रिवर का पूछ लिया, नेक्स्ट उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन है इंदिरा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और किस किस के बीच में? तो इंदिरा जो है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और रसिया के बीच में है, ठीक है, भारत और रूस के बीच में। फिर आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है? तो आर्टिकल 19 है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मूलतः 7 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई थी। अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण करती है। अनुच्छेद 19 के बारे में पूछ रखा, लेकिन ये पॉइंट मैंने जोड़ रखा है। इसमें पूछ सकते हैं आर्टिकल 19 में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 7, ठीक। फिर क्वेश्चन था आर्टिकल 243 क्या है? तो आर्टिकल 243 में पंचायती की परिभाषा बताता है, ठीक। फिर है SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, इसकी फुल फॉर्म पूछा रहा था SRAM की। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कल भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, साइंस के क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे, आज भी कंप्यूटर का एक क्वेश्चन जोड़ा गया है, ठीक है। कल भी आपने मेरा एनालिसिस नहीं देखा, जरूर देखना, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस मिलती रहे। फिर आगे देखते हैं हम। फिर था क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? क्वेश्चन पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे इतना बताया गया कि कुछ जो ग्राम सड़क योजना है उससे रिलेटेड था, तो मैं पूरा ही ले आई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? पहले तो मैं क्वेश्चन एक ये बनता है इससे, वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर। फिर देखते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। इसे वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी गांवों तक सड़कें पहुंचाना। उद्देश्य भी पूछ सकते हैं, क्या उद्देश्य है? शायद क्वेश्चन यही था कि क्या उद्देश्य था, ठीक है। इस परियोजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित किया गया है, ठीक है। इसका प्रबंधन NRRDA द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी है उसके द्वारा इसका प्रबंधन किया गया। यहाँ तक कि 8 अगस्त का एनालिसिस है, जरूर देखना, आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा।